शिबली नोमानी उर्दू अदब के आसमान का एक रोशन सितारा। तारीख के सफ़ात पर ऐसे कई नाम जगमगा रहे हैं जिन्होंने उर्दू अदब को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इन्हीं नामों में से एक है शिबली नोमानी, शायर, मौर्रिख, सीरत निगार और उर्दू अदब के मायानाज मेमार। शिबली नोमानी 3 जून सन 1857 को आजमगढ़ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह बड़े ज़मींदार और नीलो शक्कर के ताजिर होने के साथ साथ एक मारूफ वकील भी थे, और यही इल्मी और फ़िक्री विरासत शिबली को भी मिली। घर के इल्मी माहौल ने शिबली के अंदर बचपन ही से इल्म की जुस्तजू पैदा कर दी। शिबली ने अपने वक्त के जय्यद उलमा से फ़ारसी, अरबी, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी उलूम हासिल किए। शिबली को बचपन ही से किताबों से गैर मामूली मोहब्बत थी। उनके वालिद अक्सर इल्मी मजालिस मुनक्किद करते थे, जिनमें शिबली खामोशी से शरीक रहते और गौर से गुफ्तगू कर सुनते। वो अपने उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और इल्म के मुतलाशी थे। शिबली ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया और उनके इब्तदाई अशार में सादगी और गहराई नज़र आती है। वालिदैन और असातिज़ा को ये एहसास हो गया था कि ये तालिब इल्म में कुछ ख़ास सलाहियतें पोशीदा हैं जो वक्त के साथ साथ नुमायाँ होंगी। शिबली बचपन में अपने दोस्तों के दरमियान अपनी शगुफ्ता तबीयत के लिए भी मशहूर थे। वो इल्मी बहसो मुबाहिसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और अपने हमउम्र बच्चों को मुताले की तरफ मायल करने की कोशिश करते। शिबली नोमानी के बचपन के वाक़यात उनकी ज़हानत, मुशाहिदा और इल्मी शौक़ को उजागर करते हैं और उनके मुस्तक़बिल के इल्मी कारनामों के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। शिबली नोमानी जब तालीम से फारिग हुए तो बाप की ख्वाहिश पर वकालत का इम्तिहान पास किया। कुछ दिन वकालत भी की, घर का कामकाज भी देखा, मगर इन कामों में शिबली का दिल नहीं लगता। उन्हें अदालतों में झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुदरत को भी शिबली से कुछ और ही काम लेना था। वो इस मामूली सी मुलाजिमत पर किस तरह काम करते रहते। कुछ अरसे बाद शिबली ने ये मुलाजिमत भी छोड़ दी। उसी अहद में एक बाहिम्मत मुसलमान सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में जदीद तालीम को आम करने के लिए अलीगढ़ में एक कॉलेज कायम किया और मुसलमानों की तरक्की के लिए भी बड़ी कोशिशें की। नौजवान मोहम्मद शिबली को, जो अब अपने नाम के साथ नोमानी भी लगाने लगा था, सर सैयद के कायम किए हुए अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफेसर की जगह मिल गई। यहीं से उनकी तरक्की और कौमी खिदमत का सफ़र शुरू हुआ। देखते ही देखते मोहम्मद शिबली सारे मुल्क में मौलाना मोहम्मद शिबली नोमानी की हैसियत से जाने पहचाने लगे। उर्दू अदब की देव पैकर हस्तियों में शिबली वो खुददार हस्ती थे जिन्होंने मगरिबी उलूम व फ़नून की तेज़ व तुंद आंधी में भी मशरिकी उलूम व फ़नून के दिए को न सिर्फ बुझने नहीं दिया, बल्कि अपनी तलाश व जुस्तजू, तहकीक व तदकीक के रोगन से इसकी लौ को बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि चराग खाना शमे अंजुमन के दोष बदोश खड़ा होने के लायक हो गया। शिबली नोमानी ने उर्दू ज़ुबान में इस्लामी तारीख़ का सही ज़ौक़ फैलाया। तारीख़ में उन्होंने इस्लामी तारीख़ की अजीम शख्सियतों के हालात ज़िंदगी कलमबंद करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें मुतअद्दिद नामवर असलाफ़ आ गए। इनकी सबसे मशहूर व मकबूल किताब खलीफ़ा दुवम हज़रत उमर फ़ारूक की सवानेह अल फ़ारूक है। इस सिलसिले में उनकी आखिरी तसनीफ़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसे उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल करके शाये कराया। इन तसानीफ़ के अलावा शिबली ने बेशुमार तारीख़ी और तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे, जिससे तारीख़ दानी और तारीख़ नवेसी का आम शौक़ पैदा हुआ। अलीगढ़ की मुलाजिमत के दौरान ही मौलाना ने तुर्की, शाम और मिस्र का सफ़र किया। वापसी पर उन्होंने अल मामून और सीरत नौमान लिखी। 1890 में शिबली ने एक बार फिर तुर्की, लेबनान और फ़लस्तीन का दौरा किया और वहाँ के कुतुब खाने देखे। इस सफ़र से वापसी में उन्होंने अल फ़ारूक लिखी
1898 میں سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور اعظم گڑھ واپس آ کر اپنے قائم کردہ نیشنل اسکول، جو اب شبلی کالج ہے، کی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں کے اپنے 4 سالہ قیام میں انہوں نے الغزالی، علم الکلام، سوانح عمری مولانا روم اور موازنۂ انیس و دبیر لکھیں۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے، جہاں انہوں نے ندوۃ العلماء کے تعلیمی معاملات سنبھالے۔ ندوہ کی مصروفیات کے درمیان ہی انہوں نے شیر العجم لکھی۔ 1907 میں گھر میں بھری بندوق اچانک چل جانے سے وہ اپنا ایک پیر گنوا بیٹھے اور لکڑی کے پیر کے ساتھ باقی زندگی گزاری۔ شبلی کا خواب تھا کہ بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے علمی تحقیق و اشاعت کا ایک ادارہ دارالمصنفین کے نام سے قائم کیا جائے۔ انہوں نے اس کا انتظام پورا کر لیا تھا، لیکن ادارے کا افتتاح ان کی موت کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ مولانا کی بعض سرگرمیوں کی وجہ سے ندوے میں ان کی مخالفت بڑھ گئی تھی۔ آخر ان کو اس ادارے سے، جس کی ترقی کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، الگ ہونا پڑا اور وہ اعظم گڑھ آ کر اسکول اور زمینداری کے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آ کر ان کی صحت گرنے لگی اور 18 نومبر سن 1914 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ شبلی نعمانی ایک فعال اور محنتی آدمی تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے پوری محنت اور لگن سے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ شبلی نعمانی کی علمی خدمات کے اعتراف میں انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کے قائم کردہ ادارے شبلی کالج اور دارالمصنفین آج بھی علم و تحقیق کے کاموں میں مصروف ہیں۔ شبلی نعمانی اردو ادب، تاریخ اور اسلامی علوم کا ایسا باب ہیں جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور ان کی شخصیت اور خدمات آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہیں۔